साथियों, फूल वही चुनवाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। बातें पुरानी है, गौर से सुनिएगा। मुझसे पहले ना जाने कितने लोगों ने बातें कही होंगी। मुझसे पहले भी ना जाने बातें कितने लोगों ने कही होंगी। उस कड़ी में हम लोग भी बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं, नहीं तो नहीं चला रहे हैं। वहाँ वो एक अलग बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय टीम के लोग चीख चीख कर नारे लगाते हैं। ये नारे सब झूठे हैं। सही बात तो ये सच्चे नहीं है, और अधिकतर लोग भी झूठे हैं, सच्चे नहीं है। पूरा मत मानेंगे तो सच्चे हो तो सच्चा ही है, उसे को झुठला नहीं। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, या वो तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत में एकता अखंडता का नारा दिया, या जिन्होंने समता समानता की बात की, ऐसे तमाम गुरुओं को, संतों को नतमस्तक करता हूं, नमन करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले साहब, पेरियार साहब, बिरसा मुंडा साहब, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर साहब काशीराम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, या तमाम वो महापुरुष जो 21वीं सदी में जन्मे और इस सदी में जन्म लेकर के भारत के अछूतों के उत्थान के लिए, भारत की महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, ऐसे तमाम महापुरुषों को भी नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और एक विशेष नमन उनको करता हूं जिन्होंने भारत की आजादी का सपना देखा था, शायद जैसे करतार सिंह सराभा, शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान साहब, तमाम बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने भारत की आजादी का सपना देखा था और ये सोचा था कि भारत एक दिन उन्हें सोने की चिड़िया बनेगा, जिसको लूटा गया कभी मुगलों के द्वारा, कभी अंग्रेजों के द्वारा, कभी अलग अलग चीजों के द्वारा। अलग अलग लोग आए और लूट कर चले गए। तो ऐसे तमाम क्रांतिकारी साथियों को भी सैल्यूट और नमन करता हूं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना पूर्ण योगदान दिया। हालांकि यह है कि भारत अभी आजाद नहीं है, ये तो कंगना राणावत भी कहती है, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं कि भारत अभी आजाद नहीं है। क्योंकि जब तक यहाँ की महिलाएं, बेटी आजाद नहीं हो जाती ना, जब तक यहाँ पर मूंछों के नाम पर हत्या होनी बंद नहीं हो जाती, जब तक यहाँ जाति के नाम पर बलात्कार और जाति के नाम पर शोषण बंद नहीं हो जाता, तब तक ये भारत आजाद हो ही नहीं सकता। तो उन सब क्रांतिकारी को भी सैल्यूट और नमन करता हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमारे साथियों ने कही, ये अब हमें आत्मसात करना है, खुद के अंदर झांक कर देखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा बड़ा नारा लगाने वाले लोग, साहब काशीराम साहब का कसीदा पढ़ने वाले लोग, फूले साहब की बात करने वाले लोग, माता सावित्री फूले फातिमा शेख की बात करने वाले लोग, क्या उनके लोग सही मायने में उनका काम कर रहे हैं? क्या वो लोग वाकई मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, या सिर्फ खड़े होकर के मूवमेंट को धोखा दे रहे हैं? ये आप आत्मसात कीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो पूरे देश में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये हमारे लोग कितने झूठे हो गए हैं। मैंने पहले का बुरा मत माने कि शर्मानी बंद हो गई है। सिर्फ खुद के लिए, खुद के वर्चस्व के लिए चीजों को स्थापित करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन में योगदान देना नहीं चाहते। अगर व्यवस्था परिवर्तन में योगदान देना चाहते तो कई हजार साल पुरानी वो जो सत्ता है ना, वो जो बौद्ध विरासत इस देश में रही है, ये जो देश बौद्धों का देश रहा है, तो अपने राजा वैद्रथ की हत्या कैसे हुई थी ये ना भूलिए। अगर ये लोग, हमारे लोग व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते तो, और कौन से लोग? जिनकी बेटियों को शरीर से ऊपर कपड़े ढकने का अधिकार नहीं था। ये मैं नहीं कहता, ये लिखा हुआ है। अभी कश्मीर फाइल बनी है ना, देखिए बहुत सारे लोगों ने, कभी कहो इन लोगों को कि माता नागलोई पर फिल्म बना के जिनकी औकात है बनाने में, बना नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, औकात नहीं है।
सोचो तो यार, हम सोए हुए लोग नहीं है यार, सोए हुए लोग। वो जो वैद्रथ की हत्या कई साल पहले पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने कई हजार साल का इतिहास एक झटके में खत्म कर दिया था, क्या वो दोबारा नहीं हुआ है? क्या वो बसपा के रूप में जो साहब काशीराम साहब ने मूवमेंट खड़ा किया था, क्या सतीश चंद्र मिश्रा नाम का ब्राह्मण वही ब्राह्मण नहीं है जो उस समय 1000 साल पहले पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने बौद्धों की विरासत खत्म की? आज भी बहुजन मूवमेंट का इतिहास वही सतीश मिश्रा खत्म नहीं कर रहा। हम चुप हैं, हम शांत हैं, हम इतिहास से अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानना चाहते कि हम कौन लोग। हम चीख कर जय भीम करने से अगर परिवर्तन होता तो मैं लिख कर देता हूं बिना माइक के भी, बिना माइक के भी आपसे तेज आवाज आएगी। अगर चीख कर परिवर्तन होता, अगर सिर्फ चीखने से परिवर्तन होता तो साहब काशीराम साहब पूरा जीवन न लगाते, ना विवाह किया, ना कोई खाता था, ना किसी प्रकार की कोई जमीन जायदाद थी, पूरा जीवन लगा दिया मूवमेंट के लिए, परिवर्तन के लिए। हम परिवर्तन नहीं कर दिखा, हम सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई में पड़े हुए हैं। आने वाला सन 2024 भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने पूरी तैयारी की है कि सन 2024 के बाद भारत में चुनाव ना हो, और चुनाव नहीं होंगे तो स्थिति समझिए क्या है, जंगल राज होगा, जिसका डंडा उसी की भैंस होगी। और इस भारत के जो शूद्रों की जो व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर हम लोगों पर थोपी गई है, उस शूद्र के अंदर यहाँ का दलित आदिवासी पिछड़ा मुसलमान आता है, यहाँ का सिख बौद्ध पारसी आता है, उस शूद्र व्यवस्था के अंदर जिनको कोई अधिकार नहीं है। हम सो नहीं रहे। मनुस्मृति नाम की पुस्तक को बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे पूर्वज बुद्ध से लेकर के बुद्ध, रैदास, गुरु नानक, गुरु कबीर, गुरु घासीदास, बाबा साहब अम्बेडकर तक आते आते न जाने कितने महापुरुषों ने संघर्ष के बाद 5000 साल के बाद उस पुस्तक को खत्म किया था इस देश से। और हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं कि 70 साल में भारतीय संविधान को दिल्ली की गलियों पर जमा देता है। हम ऐसे लोग हैं साहब, समझिए। तो क्या लड़ाई सिर्फ वर्चस्व स्थापित करने से हो जाएगी? अभी चंद्रशेखर भाई के नारे खूब जोर जोर चीख से लगाए गए। मैं तो पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर भाई का पहले में ठेकेदारी है क्या? वो क्यों लड़े सबके लिए? जो चीख कर गाते हैं, रोते मरते हैं, लड़ते हैं लगातार, तो समाज खड़ा क्यों नहीं होता? सवाल यह है, क्या हर गली मोहल्ले में चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं हो सकता? आप क्या सोचते हैं कि आज विनय रतन सिंह आ गया है, कल कोई घटना घटेगी फिर बुला लेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष आ जाएंगे, प्रदेश उपाध्यक्ष आ जाएंगे? ये नहीं चलता है। नींद नहीं आती? जब मनीषा मालवीय की बात आकर तो नींद नहीं आई। बिहार की घटना है कि एक बेटी को उठाकर लेकर के गए, जब उसकी मां को लेने गई तो बिहार के सामंतियों ने ये कहा कि अगर 2 दिन के बाद लेकर के जाना। 2 दिन बाद गई तो कहा 1 हफ्ते बाद लेकर के जाना। हमें जय कहलाने का अधिकार है, हम घटिया लोग नहीं है। अरे मर नहीं गए हम लोग, जिनकी बेटियों के साथ इतना बड़ा दुराचार होता हो, जिनके भाइयों को सिर्फ मूछ रखने पर मार दिया जाता हो, जिनको घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती हो, उसको खाने का सोने का अधिकार है समाज के लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि अपने बुजुर्गों की संपत्ति आगे नहीं बढ़ाओगे तो ये समाज चीख कर कहता हूं, ये असल की औलाद हो नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब त्याग करके, साहब काशीराम साहब ने सब त्याग करके सामाजिक और राजनीतिक सत्ता की बड़ी चाबी आपको दी है, और हम सिर्फ यहीं पर रुके हुए हैं। आज बाबा साहब का नाम लेकर के हम उधार खा रहे हैं। बाबा साहब का नाम लिया और उधार खा लिया। उनके द्वारा दी गई नौकरियों साहब खा रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए कपड़ों को आप पहन रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए अधिकारों का क्या क्या बैठे है। उससे ज्यादा किया क्या आप लोगों ने? सोचिए सही, मैं भी सही नहीं किया क्या हमने? हम कुछ नया नहीं मार पाए। लोकतंत्र का अधिकार दिया था, जितनी जिसकी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी का नारा दिया था, हम आज तक स्थापित नहीं कर पाए। क्या करेंगे बताइए ना, क्या करेंगे? क्या शोषण नहीं होता यहाँ? मेलपुर बनाना भूल गए हैं क्या? भूल गए? शोषण नहीं होता है, यहाँ भी शोषण। कोई तो एक ऐसा राज्य बता दीजिए, गांव बता दीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उन पर अत्याचार होता। पूरे भारत में कोई गांव बता दीजिए, मिलेगा नहीं, सब पर अत्याचार। और हम सिर्फ सो रहे हैं। एक बार एक जुट होकर के इकट्ठा होकर देखिए,
व्यवस्था परिवर्तन हुई है, हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तित की है। भारत का इतिहास जानिए, इतिहास को जब पढ़ेंगे तो इस आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले सबसे बड़ी संख्या में कोई होंगे तो या तो मुस्लिम होंगे, इस देश का दलित होगा, सबसे बड़ी संख्या में लड़ाई पूछना चाहता हूं, अंग्रेजों ने जमा रेजिमेंट का निर्माण किया था, याद है? कितने लोग जानते हैं? आज का बताए ईमानदारी से, उस रेजिमेंट को खत्म क्यों किया गया? कितने लोग जानते हैं? बताइए कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। हमारे रेजिमेंट का निर्माण इसलिए किया गया था कि हमारी खाल इतनी मोटी थी, ताकत में इतने थे कि जहां खड़े हो जाते थे हमें हराने वाला पैदा नहीं। जब अंग्रेजों की क्षमता का पता लगा ना, उन्होंने चौहान रेजिमेंट का निर्माण किया। लड़े, जापान लड़े, बर्मा लड़े जाकर थे, लेकिन जब हमें अंग्रेजों ने ये कहा कि अब देश के खिलाफ तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस से लोहा लेना पड़ेगा, तो हमने हथियार डाल देते सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े हुए। ये इतिहास है हमारा रेजिमेंट का इतिहास है। और उस खड़े होने के बाद अंग्रेजों ने जमा रेजिमेंट खत्म की, देश आजाद हुआ 1947 में। 1950 को संविधान लागू हुआ, बड़े बड़े कसीदे आज पढ़े जाते हैं, लेकिन एक नेता की औकात इतनी नहीं है कि वो महाप्रतापी फौज जो अंग्रेजों के लिए कभी लड़ी थी, लेकिन अंग्रेजों के मुंह पर जूता मार करके अपने देश के साथ खड़ी हुई, उस रेजिमेंट को बहाल करा दिया जाए। कहा कभी किसी ने? क्या कभी सवाल पूछा किसी ने? नहीं पूछ रहा। सोए में लोग है ना, बिल्कुल सोए में लोग हैं तो सवाल पूछ लेंगे कैसे? नहीं, ये चलेगा नहीं, गांधी चलेगा नहीं, क्योंकि लड़ाई आर पार की होने जा रही है। उन्होंने साफ साफ इलाहाबाद में घोषणा कर दी है कि इस देश में बहुत जल्द सनातनी संविधान लागू करेंगे। सनातनी संविधान का मतलब ये है कि महिला को कोई अधिकार नहीं, शूद्रों को, दलित आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं, मुख्य कुछ लोगों को अधिकार है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब ने भी कहा था कि 100 में 90 शोषित और 90 भाग हमारा। ये तो लड़ाई किसानों की होती है, ये जो गरीब मजदूरों की लड़ाई होती है, ये वही लड़ाई है। ये वही 90% लोग हैं जो हमेशा भूख, लाचारी, व्यवस्था से लड़ते हैं। लेकिन हम इन लोगों में सिर्फ एक 74% लोग हमेशा धन के नाम पर, धर्म के नाम पर खुद को इकट्ठा मानते हैं। और ये 90% लोग जो लाचार हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, ये अपने आपस में कभी इकट्ठा नहीं होते। लोकतंत्र में आपके अंगूठे की ताकत है, जिस पर जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे ना, वो इस देश का राजा होगा। सोचो अब तक इस देश के कितने 90% लोगों में से राजा बन पाए? एक नहीं बन पाए। साहब काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दिया, क्या उसके बाद हमें इस देश को प्रधानमंत्री नहीं देना चाहिए? बताइए, नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि हम निकम्मे और नाकारा लोग हैं। हम तो पीछे हमारे बाप दादा कमा कर घर गए ना, उसी को खाना पसंद करते, उसका कमाना पसंद नहीं करते। हम नहीं है, हम लड़ेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। बताया पानी के अंदर जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे ना, घरों में से भाग गए घर छोड़। उन्होंने देखा ये कौन आप हैं, ये बताएंगे। ये जो क्षेत्रवाद बताता है ना कि हरियाणा वाले, हरियाणा में यूपी के लोग आ गए, ये हरियाणा वाले गोरखपुर चुनाव लड़ाने चला गए हैं, ये यूपी के लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के राजस्थान में आ जाते हैं। जो क्षेत्रवाद की बात करते हैं उन्हें बताएंगे कि हमारे जूते में ताकत है बड़के लोगों की। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जानते हैं कि हमें करना क्या। लेकिन एक बात तो सोचो, आज दलितों में इतनी सारी जातियां हैं, ये अपनी जातियों को सीधा पड़ता है, जातियों पर लड़ पड़ते हैं, चल जाएगा। कितने दिन चलेगा? अभी झाड़ू की बात चल रही थी। झाड़ू जब सीख एक होती है ना, आप मारोगे चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब झाड़ू मुट्ठी बन जाती है ना और चोट मारती है, चोट लगती है, 100 सीख सकती है कमर पर। बचपन में देखा होगा ना, माँ जब गुस्सा होती झाड़ू पड़े, सीख देती तो डंडी तो यही लगती थी, लेकिन 100 झाड़ू की सीख सकती थी ना, तो पूरी कमर डाल रही थी। तो जितने बिखरोगे उतने खत्म हो जाओगे, ये तो तय है। ये तय है, स्वाभिमान तो कहीं ना कहीं जागा है, स्वाभिमान जागा है। हाँ, अगर ना सुधरे तो आने वाला समय खूनी संघर्ष का है जिसके फिर दोबारा यहाँ उधम सिंह और भगत सिंह को पैदा होना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि उनके जैसा पैदा नहीं होगा, वो तो अगर चले गए। एक खुशखबरी और आप लोगों के लिए, ये तो देश का प्राइवेटीकरण लगातार पूरी तेजी से हो रहा है।
ये वो लोग जरूर सुने जो छोटे छोटे व्यापारी जिनकी आज सड़कों पर, मेन सड़कों पर दुकानें हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं। मजदूर तो सुना, मजदूर तो मरा हुआ है बेचारा, कि किसान और व्यापारी मर गया तो मजदूर तो ऑटोमेटिकली मर जाता है। वो व्यापारी और किसान जरूर सुने। ये जो बड़े बड़े मॉलों की स्थापना पूरे देश में हो रही है ना, जो रेलवे का निजीकरण हो रहा है, LIC का निजीकरण हो रहा है, इसका सबसे बड़ा प्रभाव आपको पड़ने वाला है। क्योंकि देश में अगला राज किसी का स्थापित होगा तो इस देश में मैं लिख कर दे सकता हूं, इस देश में अगला राज चीफ का स्थापित होगा और हम लोग ना जाने तो समझ लीजिए। इस देश में घर में जाकर रिव्यू कीजिए, आपके फोन सर्वे करा दे तो फोन उठाइए और देखिए फोन किस कंपनी का कहां था निर्मित। इंडिया के बहुत कम फोन होंगे, बाहर के नहीं। जागो, अपने हक अधिकार के प्रति जागो, पहले खुद के लिए जागो और फिर देश के लिए जागो। जो लोग खुद का भविष्य सुधार सकते हैं, खुद के समाज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो कल जाकर इस देश की व्यवस्था को भी परिवर्तित कर सकते हैं, इस देश को ताकतवर बना। और जिनसे हमारी लड़ाई है ना, जो देशभक्ति के कसीदे पढ़ता है, ये इतिहास में दर्ज है। मैं कुछ नहीं कह रहा, अपनी तरफ से तक एक शब्द नहीं बोला, ये इतिहास में दर्ज है। सावरकर को पढ़िएगा, गूगल पर सावरकर के माफीनामे का लेटर डालिएगा तो साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि जिस समय भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग फांसी चढ़ने के लिए तैयार थे, उस समय सावरकर ने चिट्ठी लिखकर काले पानी से अंग्रेजों से माफी मांगी और ये कहा था कि मैं तुम्हारी गुलामी दास को स्वीकार करता हूं, जिसको IRSS के लोग अपना महान पुरुष मानते हैं। और जिसके दिमाग में भरा हो किसी जात किसी धर्म का व्यक्ति हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, साई हो, हिंदू भी हो, तो गोवलकर को किताब लेकर गोवलकर को पढ़िएगा। गोवलकर कहता क्या है, जो व्यक्ति एक बार गोवलकर को पढ़ लेगा ना, उसके दिमाग की हिम्मत से बढ़ जाएंगी कि गोवलकर कहता क्या है। जिस व्यवस्था को आज हम देश में स्थापित करा रहे हैं, ठीक ठीक कर, तो पता लगेगा कि इन लोगों का असली मकसद क्या है। इन लोगों का मकसद धर्म स्थापित करना नहीं, इनका मकसद अपनी वो सड़ी गली व्यवस्था स्थापित करना है, जो इस देश को बड़ व्यवस्था, जाति व्यवस्था बांट कर रखता है, वो स्थापित करना। मुझे बताइए, जवाब दीजिए। यहाँ मुगल आए, कहते हैं बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया। अभी अगर 100 लोग आपको इकट्ठा करते, अगर आप अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी हैं, आज मेरे यहाँ को मिस्टर दत्ता कहे कि बाबा साहब को गाली दे, मैं सुनाऊंगा तो मुझे गोली मार, बाबा साहब को गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो क्या उस समय से कट्टरवादी लोग नहीं थे ना? लेकिन नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज को तो जानता है ना, पुणे के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सिर्फ इसलिए नहीं किया था कि क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शुद्ध थे। उत्तर प्रदेश के काशी से ब्राह्मण जाता है, अपने पैर के अंदर जजब का राज्याभिषेक करता है और कहता है मैं तुम्हें राजा बना। ये कितना पड़ता है राजा? आज उनको हिंदू सम्राट कहा जाता है। सोचिए व्यवस्था किस ओर जा रही है। जागिए, पढ़िए, लड़ना शुरू कीजिए। भीम आर्मी ने एक मूवमेंट दे दिया है, इतनी किसी की हैसियत नहीं, पता नहीं है प्रशासनिक अधिकारी की, सरकार के नुमाइंदगी भी, कि वो समाज के साथ गलत करते हैं। भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता पड़ा, उसे पता है ये भीम आर्मी शेर नहीं है, ये मधुमक्खी का छत्ता है। अब गलत होगा तो फिर छत्ते की तरह आते हैं। दिखाया पाली के अंदर कैसे गए, पूरी ताकत से गए थे पूरे देश के लोग। ये मधुमक्खी का छत्ता और मधुमक्खी का छत्ता बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए। और एक चीज और निवेदन करता हूं, अब राजनीतिक परिवर्तन का समय आ चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन साहब काशीराम साहब को बसपा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको जरूर पढ़िएगा, इसको दिमाग में डालिएगा। एक दलित पैंथर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब से मूवमेंट बिका है तब तक नए नए चेहरों का घोष हुआ है, नए नए चेहरों का निर्माण हुआ है, नई नई चीजों का निर्माण हुआ है। और आज बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का अस्तित्व बचा है जो चाटुकार है, जो दलाल है। अब मिशन की बात नहीं हो रही, वहां कमीशन की बात हो रही है। अब उसको परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखता है, तो नानक कबीर बुरादास की विचारधारा में विश्वास रखता है कि अब अगर 90% लोगों को मजबूत करना है, यहाँ